ये जो मामला निकल के आया है यूएस के बड़े रिटेलर्स के खराब नतीजों के साथ आगे की गाइडेंस और खराब है कि एक बड़ा स्लो डाउन आ गया है, और इसके चलते हमारा बाजार भी मेल्ट कर रहा है कि भाई स्लो डाउन सिर्फ यूएस में अकेले तो होगा नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी होगा। और इसलिए हमारे नंबर्स जो हम सोच के चलते आए हैं, 900 रुपये पर शेयर से अर्निंग पर शेयर शुरू हुआ था, ये श्रिंक करता जा रहा है क्योंकि बाजार महंगा है हर भाव पे। तो आपकी क्या राय बन रही है? आप हालांकि बहुत सेलेक्टिव तो रहे हैं काफी महीनों से, बट इस समय जो नई वरीज आई हैं 24 घंटे में, इस पे क्या राय है आपकी? देखिए अजय, नई वरीज अब लोगों को दिखनी शुरू हुई है। ये वरीज रियलिस्टिक ही थी और ये होनी चाहिए थी, क्योंकि इन्फ्लेशन का असर डायरेक्टली कंज्यूमर सेंटिमेंट्स पे पड़ता ही है। और यूएस में एक स्पेसिफिक, यूएस एक थोड़ी सी यूनिक कंट्री इसलिए भी है क्योंकि इधर बहुत सारे लोगों का बहुत पैसा स्टॉक मार्केट्स में लगा है। तो जब स्टॉक मार्केट्स का एक जो वेल्थ इफेक्ट होता है, जब मार्केट्स ऊपर जाती हैं तो उसका पॉजिटिव असर होता है, जब नीचे आती हैं तो उसका नेगेटिव असर भी नजर आना शुरू होता है कि कंजम्पशन पैटर्न्स पे उसका असर आ जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सडनली हम लोग कम वेल्थी हैं, हमारे पास जो हमें लग रहा था कि हमारे पास लाख रुपया है वो तो सिर्फ 40-50 हजार या 60 हजार ही रह गया, तो हमें थोड़ा समझ के खर्चा करना चाहिए। तो ये इन्फ्लेशनरी टाइम्स का ये सबसे बड़ा खराब चीज होती है। तो और दूसरा, अगर आप यूएस में पॉलिटिकल डिस्क्लोज देखिए या यूएस फेड के स्टेटमेंट देखिए, तो अब उनको एसेट प्राइसेस पे वो लोग, उनको कुछ नहीं लेना देना, उनको है कि इन्फ्लेशन को नीचे लाना है। और यही सब चीजें बाकी कंट्रीज में भी फैलती जा रही हैं। जैसे आरबीआई सडनली एक तरह से पहले कहता रहा एक महीना पहले तक कि कोई इन्फ्लेशन है ही नहीं, और सडनली अब कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन ही हमारा प्राइमरी कंसर्न है। तो जब, और इन्फ्लेशन, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज कई महीनों से मैं कह रहा हूँ कि बुल मार्केट्स को जो किल करती है चीज वो इन्फ्लेशन करती है, क्योंकि इन्फ्लेशन सबसे खराब चीज है, और वो सिनारियो अब प्ले हो रहा है। तो क्या ये डूम्सडे सिनारियो? लेकिन डूम्सडे सिनारियो नहीं है। तो ये क्या होगा कि इससे काफी कंपनीज काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे आ जाएंगी, ग्रोथ एडजस्टेड भी। तो उस समय पे, और ये जब रैपिड फॉल का समय होता है, ये 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाता है नॉर्मली। तो क्वेश्चन ये था कि ये रैपिड फॉल का टाइम कब शुरू होगा। मुझे लगता है अब शुरू हो गया है, तो तब वैल्यू इन्वेस्टर्स को अच्छे मौके मिल जाएंगे। तो ऐसा सा मुझे सिनारियो आज के दिन दिखता है। ये आपने दो बातें उठाई, बिल्कुल सही, बहुत ही गजब बात उठाई आपने कि आरबीआई काफ़ी हद तक बिहाइंड द कर्व थे, उन्होंने सडन रेट हाइक किया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड रेट हाइक कर रहा था, हम पीछे कैसे रह सकते अपने। और कल की जो कमेंट्री आई डॉक्टर वर्मा की, बाकी सारे एमपीसी मेंबर्स के, बहुत ही नेगेटिव। वो यहाँ से 1% की बात कर रहे हैं हाइक करने की। एनीवेज, अब बाजार शायद पकड़ रहा है, हमेशा बाजार ओवरशूट करता है, बेरिश में भी ऊपर ज़्यादा खुश हो जाता है और बेरिश में नीचे की तरह ज़्यादा दुखी हो जाता है खुशी के टाइम पे, और ओवरशूट करता है। बट आपने एक पॉजिटिव बात कही कि धीरे धीरे अच्छे वैल्यूएशन आ रहे हैं। बट दो सेक्टर्स के बात करूंगा। एक मेटल इंडेक्स जो कंप्लीटली ग्लोबली लिंक्ड है, 20-20% मेटल एक्चुअल कमोडिटी प्राइसेस टॉप से नीचे हैं और वहाँ एक्टिव शॉर्टिंग हो रही है। दूसरा आईटी, उसको भी एक ग्लोबल सेक्टर समझा जाता है, यूएस लिंक्ड है, यूएस में स्लो डाउन मतलब आईटी पे इम्पैक्ट। इन दोनों पे क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए अजय, आपने काफी जवाब अपने स्टेटमेंट में, एक सवाल में ही दे दिया कि यूएस में अगर स्लो डाउन का अंदेशा है, तो अगर स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन है तो उसका डायरेक्ट असर आईटी स्पेंडिंग पे पड़ेगा, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी और यूएस की कंपनीज कैसे काम करती हैं ये समझना बहुत जरूरी है। सारे आईटी कंपनीज, इंडिया के मैनेजमेंट्स कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा है, अगले 5 साल बहुत अच्छे रहेंगे, एंड और बहुत सारी ऐसी चीजें। यूएस एक टिपिकल इकोनॉमी है जहां जैसे ही थोड़ा प्रेशर आता है तो उनके सीईओज को होता है कि प्रॉफिट मेंटेन करना है, प्रॉफिट कैसे मेंटेन किया जाए। हायरिंग जहां बहुत तेजी से चल रही थी वो सडनली फायरिंग में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे सडनली उनको खत्म कर दिया जाता है। और ये एक रिस्क बनता जा रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए आज के दिन, कि ये कंपनी के मैनेजमेंट बहुत बुलिश हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर हाइपोथेटिकली अगले 2-3 क्वार्टर में कोई एक क्वार्टर ऐसा आता है जिसमें 1-2 क्वार्टर में यूएस में रिसेशन आता है, वहां रिसेशन का डेफिनेशन है 2 क्वार्टर्स ऑफ डिक्लाइनिंग क्वार्टरली ग्रोथ। तो ऐसे सिनारियो में क्या आईटी कंपनी जो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं वो मेंटेन कर पाएंगे? तो वो एक बड़ा कंसर्न है। दूसरा, ये सब कंपनीज एक आईटी इंडेक्सेस के पार्ट हैं, सब नैस्डैक पे लिस्टेड हैं,
तो अगर वहां पे मेल्टडाउन हो रहा है तो क्या हम बच सकते हैं उससे? तो ये सब इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इससे क्या होगा कि ये इंडियन आईटी कंपनी बहुत कैश जनरेटिंग भी हैं, जो पुरानी कंपनीज है, मैं नई न्यू जनरेशन कंपनीज की बात नहीं कर रहा। तो लेवल जरूर इनमें आ जाएगा अच्छे बाइंग का। जैसे इन्फोसिस आज के दिन 1400 पे है, 1400 पे भी मुझे डिसेंट वैल्यू लिखती है इन्फोसिस में, लेकिन मुझे लगता है कि अभी नेस्डैक का मेल्टडाउन शायद खत्म नहीं हुआ। तो अगर हमें इससे भी 5-10% नीचे इन्फोसिस मिल जाए तो तब लेने का मौका बन सकता है। मेटल्स पे लेकिन मैं काफी नेगेटिव रहूंगा, क्योंकि कमोडिटीज पे, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस फेड क्या कह रहा है कि हम तब तक रेट हाइक करते रहेंगे जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि वो तब तक एग्रेसिवली हाइक करेंगे जब तक ये सारे कमोडिटी प्राइसेस क्रैक होने शुरू नहीं हो जाते हैं। और जब ये क्रैक होने शुरू होंगे इनमें फॉल काफी जोरदार तरीके से आएगा। तो मुझे लगता है कि बेस्ट जो है कमोडिटीज का कम से कम इस साल के लिए हमारे पीछे है। तो कमोडिटी स्टॉक्स पे निवेशकों को हर बाउंस पे एग्जिट करना चाहिए, और जो यूजर इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा होगा। तो जो फॉल है उस पे फोकस, जैसे ऑटो हो गया सेक्टर, कैपिटल गुड्स हो गया, इन सब कंपनीज पे फोकस करना चाहिए फॉल में। गुड आफ्टरनून संदीप, वेरी वैलिड पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ कही है कि जिस तरह से यहाँ पर कंज्यूमर सेक्टर पर ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या एक बार के लिए इन्वेस्टमेंट को लेकर जो रैशनल रहा है उसको भी रीचेक करना चाहिए? एक स्पेशल थीम को अगर हम आज देखें, जिस तरह से आईटीसी परफॉर्म कर रहा है, ईएसजी थीम पर हमने देखा कि क्योंकि इसका एक बड़ा कंपोनेंट टोबैको से रिलेटेड था तो उस पर एफआईज की इतनी होल्डिंग्स थी नहीं, ओनरशिप थी नहीं। लेकिन अब जो ईएसजी थीम के चलते नॉन ईएसजी इन्वेस्टमेंट है वो आपको लगता है कि बढ़ेगी? क्योंकि आपने खुद भी बताया कि कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह से 2 साल में रहे हैं उसको देखते हुए क्या अब इन्वेस्टमेंट रैशनल भी थोड़ा बदलेगा? जी हाँ, बदलना चाहिए। और जहाँ पे वैल्यू थी, तो अगर आप देखें तो सारे कंज्यूमर स्टॉक्स जब परफॉर्म कर रहे थे तो आईटीसी नहीं कर रहा था। अब जब सारे कंज्यूमर स्टॉक्स फॉल कर रहे हैं तो आईटीसी परफॉर्म कर रहा है। तो ये वैल्यूएशन, तो एक वैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस जो है मार्केट में वो ऐसे समय में नजर आती है जब लोगों को एक्चुअल रियलाइजेशन होती है कि 90, 100, 110 प्राइस अर्निंग रेशियो पे जो कंपनीज है वो सस्टेन नहीं कर सकती। अल्टीमेटली आपको वैल्यूएशन पे को देखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मॉनेटरी टाइटनिंग के समय। और वो साइकिल जब शुरू होता है तो अभी चलेगा ये साइकिल। तो इस समय में बहुत हाईली वैल्यूड कंपनीज या फिर जिनके पास बहुत ज्यादा डेट है, जो बहुत अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, उनको सडनली, और जैसे अभी काफी इंडस्ट्रीज बहुत फोकस में रही, केमिकल्स जैसी इंडस्ट्रीज, जहां पे जो भी कंपनी है उन्होंने इतना पैसा बनाया कि बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन ये कंपनीज कर रही हैं, तो उसके लिए डेट भी ले रहे हैं। तो जब स्लो डाउन आएगा वो डेट इनको हर्ट करेगा। तो काफी मुझे लगता है निवेशकों को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को वापस से देखना पड़ेगा। बिल्कुल संदीप, गुड आफ्टरनून। ये तो हुई सेक्टर स्पेसिफिक और साथ ही बाजार पर आपके नज़र की बात, लेकिन साथ ही अगर हम एक ग्लोबल चेक ले, ग्लोबल फंड मैनेजर्स ने अपने कैश लेवल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ा रखे हैं। कॉशन आगे कितना रहेगा? क्या लगता है कंसर्न्स कितने आगे बिल्टअप होते हुए दिख सकते हैं? कैश लेवल बढ़ना एक्चुअली एक अच्छी चीज होती है। वो एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर होता है कि मार्केट अल्टीमेटली आगे जाके कहीं पे बॉटम हो जाएगा। क्योंकि जब कैश लेवल्स लो होते हैं वो यूफोरिया शो करता है, बढ़ते हुए कैश लेवल्स एक कॉशन शो करता है। और जब हिस्टोरिकली हाई लेवल्स पे कैश लेवल्स आ जाते हैं, वो जो कि मुझे लगता है अगले 2-3 हफ्ते में शायद आ जाएंगे, जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक कर जाते हैं, तो तब मार्केट बॉटम कर जाता है। तो ये इंक्रीजिंग कैश लेवल से हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली इसको वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस समय मिड कैप स्मॉल कैप में भी एकदम सतर्कता ही बतानी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। वहाँ पे आपको वैल्यूएशन में कहीं वैल्यू दिखना शुरू हुई है पॉकेट्स में या नहीं? वहाँ भी सतर्क रहना चाहिए। अजय, वैल्यूएशन वैल्यू है मिड कैप स्मॉल कैप में, और मतलब हम लोग भी काफी मिड कैप स्मॉल कैप में करते हैं, मेरी भी कई होल्डिंग्स हैं। लेकिन हमें डिस्पैशनेटली होके देखना है आज के दिन। और डिस्पैशनेटली अगर हम होके देखेंगे तो जब पैनिक में मार्केट का फॉल आएगा और आ रहा है, जैसे पैनिक बढ़ रहा है, तो उसमें जब बॉटम होगा तब
अच्छी लार्ज कैप कंपनीज पहले बाउंस करेंगी, उसके बाद स्मॉल मिड कैप वापस बाउंस करेंगे, क्योंकि काफी लोग हर्ट हो गए होंगे इस प्रीवियस रैली में जिन्होंने बहुत हाई लेवल्स पे वो स्टॉक्स खरीद लिए हैं। तो मैं कहूंगा कि ये फॉल, जो इनके पास कैश है, वो जब ये फॉल हो रहा है, वो उसके बाद फॉल के बाद हिस्टोरिकल प्राइसेस से कंपेयर किया बिना पहले लार्ज कैप या बड़ी कंपनीज पे फोकस करें। उनमें 15-20% का रैली बहुत फास्ट आ सकता है जब बॉटम होगा अगले कुछ हफ्तों में, और उसके बाद फिर स्मॉल मिड कैप की तरफ जा सकता है। ऑलराइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक और चीज संदीप आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर अब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के फेसेस तो खैर बहुत सारे होते हैं, इस फेज पर भी, एक्यूमुलेशन पर भी, कई जगह जहां पर आपको लगे कि डिप पर अब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो सकता है, तो क्या कुछ ऐसे स्पेसेस जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे जो इन्फ्लेशन प्रूफ आपको लगते हो? इन्फ्लेशन प्रूफ बहुत मुश्किल है। इन्फ्लेशन प्रूफ एक्चुअली कुछ होता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जहां पे There are spaces ना जिनका इन्फ्लेशन, जिनका इफेक्ट कम पड़ेगा। अब लिकर स्टॉक्स हो, फार्मा स्टॉक्स हो, दवाइयां लोग खाएंगे ही कितने भी बीमार हो, तो इन्फ्लेशन का कहीं ना कहीं तो एफएमसीजी स्पेस हो, अगर वो रेट हाइक्स लेते हैं तो वो इन्फ्लेशन प्रूफ हो जाते हैं। डू यू एग्री? हाँ, फार्मा कह सकते हैं हम, लेकिन फार्मा को के अपने चैलेंजेस चल रहे हैं, उनके इनपुट प्राइस प्रेशर, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के कारण। और अगर आप ज्यादातर फार्मा कंपनीज के रिजल्ट्स देखें तो अच्छा नहीं आ रहे हैं, तो वो चैलेंज हो जाता है कि वो इन्फ्लेशन प्रूफ हो सकते हैं, लेकिन उनके अपने अलग से चैलेंजेस चल रहे हैं। मेरा एक सिनारियो बिल्डअप ये है कि मुझे लगता है कमोडिटी का पीक हो गया है, और यहाँ से आगे जब बॉटमिंग होगी तो यूजर इंडस्ट्रीज का बेनिफिट होगा। तो मैं कहूंगा कि जो कंपनी जैसे ऑटो में अच्छे कर रही हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, एक्सपेक्टेशन है कि बजाज ऑटो अच्छा कर रहा है, प्योर प्ले सीवी में डोमेस्टिकली अशोक लेलैंड है, ऐसे सब लोग अपना चूज कर सकते हैं कौन सा स्टॉक उनको जहाँ पसंद है, उस समय वैल्यूएशन को देखते हैं। मुझे लगता है ये कंपनीज अच्छा करेंगी। कैपिटल गुड, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल वापस है इंडिया में, तो मुझे लगता है कि उसमें बड़ी कंपनीज हैं, जैसे एल&टी भी वैल्यूएशन वाइज ठीक लगता है, और बड़ी कैपिटल गुड कंपनीज में थर्मेक्स जैसी कंपनी है, और भी कई कंपनीज है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर एक्चुअली काफी बड़ी गिरावट आ जाती है इवन आईटी स्टॉक्स में, यहाँ से भी अगर 10-15% गिर जाते हैं, तो क्योंकि इनकी कैश जनरेशन इतनी स्ट्रांग है, तो ये एक वैल्यूएशन जोन में आ जाते हैं जिसमें खरीदना चाहिए। अवॉइड करने वाले स्पेसेस तो की बात मैंने पहले की कि जैसे कमोडिटीज से मैं काफी हद तक दूर ही रहूंगा इस साल। बिल्कुल, इनफैक्ट कमोडिटी यूजर स्टॉक्स आपकी तरह आपको रिलेटिवली बेटर लग रहे हैं, कैपिटल गुड्स, डोमेस्टिक कैपेक्स स्टोरी वाले, और सेलेक्ट ऑटो स्टॉक्स भी एक्चुअली बेनिफिशियरी हैं बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस शार्पली नीचे आएंगे। आगे